हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट एकेडमी। मैं पीके मेहता आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह आज से शुरू कर रहा हूं और 2005 से 2020 तक के प्रतियोगिता दर्पण का प्रति महीने का सार संग्रह आपको कराया जा रहा है। तो उसी में आज से शुरुआत किया जा रहा है और ये पहला वीडियो है उसका प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो यूनानी लेखक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों ही नामों का प्रयोग किया है। तो याद रखना है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों ही नामों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तारीख़े फिरोजशाही की रचना किसने किया था? तो तारीख़े फिरोजशाही की रचनाकार हैं जियाउद्दीन बरनी। जबकि क्वेश्चन में पूछ दिया अगर कि फतुहा ये फिरोजशाही की रचनाकार कौन है? तो FST फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि वो फिरोज शाह तुगलक कहीं आत्मकथा है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि हमें तारीख़े फिरोजशाही पूछा गया है या फिर फतुहा फिरोजशाही पूछा गया है। अगर फतुहा फिरोजशाही पूछेगा तो आंसर हो जाएगा FST फिरोज शाह तुगलक, और तारीख़े फिरोजशाही पूछेगा कि इसके लेखक कौन है तो आंसर करेंगे जियाउद्दीन वर्नी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो अकबर के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की जो घोषणा की गई थी वो 1562 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? यहाँ पे आंसर दिया बाजीराव प्रथम, जबकि बाजीराव प्रथम नहीं होगा, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। जबकि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है किन्हें? तो शिवाजी को कहा जाता है। तो याद रखना, मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक का नाम पूछेगा तो बालाजी विश्वनाथ, जबकि मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो शिवाजी का नाम आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का राय 6 नंबर, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्रदान करने हेतु आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का प्रतिनिधित्व कौन था? तो आंसर हो जाएगा विलियम्स हॉकिंस। देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस था। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हॉकिंस किसका राजदूत बनकर आया था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत वो बनकर आया था। हॉकिंस किसके दरबार में आया था या फिर उस समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक जो था वो जहांगीर था। तो ध्यान रखना है कि भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए जेम्स प्रथम का दूत बनकर कौन आया था? तो विलियम्स हॉकिंस आया था और वो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन से आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद वेदों के आपको पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक यजुर्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। सामवेद का अगर उपवेद पूछे तो आंसर हो जाएगा गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का अगर पूछे कि उपवेद क्या होगा तो आंसर हो जाएगा शिल्प वेद। आंसर हो जाएगा क्या? अथर्ववेद का शिल्प वेद। और यजुर्वेद का अगर उपवेद पूछे तो आंसर हो जाएगा धनुर्वेद। क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। तो याद रखना है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद। सामवेद का कौन सा हो जाएगा? सामवेद का कौन सा हो जाएगा? तो सामवेद का हो जाएगा गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का पूछेगा तो शिल्प वेद और यजुर्वेद का पूछेगा तो धनुर्वेद। ये
4 वेदों का उपवेद है। और भी वेद संबंधी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये ऋग वेद जो है वो ऋग वैदिक काल में रचना किया गया था। तो क्वेश्चन से भी पूछता है कि ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें किस वेद से मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ऋग वेद से मिलता है। जबकि ये बाकी के 3 वेद जो हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। और क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि एक क्वेश्चन आता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो त्रिय में शामिल नहीं है, यानी वो 3 कौन सा वेद है जिसमें एक वेद नहीं आता है। तो ऋग वेद उसमें आता है, साम वेद आता है, यजुर्वेद आता है, उसमें अथर्व वेद नहीं आता है। तो याद रखना है कि त्रिय में जो है वो अथर्व वेद को शामिल नहीं किया गया है। और भी वेद संबंधी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको, जब हिस्ट्री की हम लूसेंट को बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पे, जिसमें सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ाएंगे, उसके बाद हिस्ट्री को, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद साइंस और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले ब्रह्मांड का ही निर्माण हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कालखंडों की घटना घटी है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री को, पॉलिटिकल को, देन आगे इसी तरह से सेशन को बढ़ाया जाएगा। और ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे तो ज्योग्राफी को बिल्कुल उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा जिस लेवल तक किसी भी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस ऑब्जेक्टिव बेस्ट जो भी मेंस होगा उसे निकाला जा सकता है। तो आगे आपको कुछ दिन का इंतज़ार है, बस बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये सारे पूरे लूसेंट को, साइंस को भी और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कराए जाएंगे। इसी क्रम में चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की और क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, कर रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि महाबलीपुरम किनके शासन काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। तो महाबलीपुरम जो है वो पल्लव वंश की राजधानी रही थी। पल्लवों की राजधानी क्या था? कांचीपुरम। और कांचीपुरम का ही एक स्थान है जिसका नाम है महाबलीपुरम। तो वहीं पे ये सबसे ज़्यादा फेमस रहा था पल्लव वंश के शासकों के समय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत भ्रमण के लिए आने वाले चीनी यात्री का नाम है फाहियान। और भी कई एक चीनी यात्री जैसे ह्वेनसांग आया, मेगास्थनीज आया, तो ये काफ़ी सारे, और इत्सिंग आया, तो ये काफ़ी सारे यात्री आए, उनका भी क्रम पूछा जाता है। तो जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा तो एक ऐसे तरीका आपको दूंगा याद करने के लिए। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कन्फ्यूज़न के तथ्य होते हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शन सामने रहते हैं तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, पता नहीं लगता है कि कौन से ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर कैसे किया जाए और क्वेश्चंस को लॉक कैसे किया जाए कि आंसर अगर ए है तो ए ही होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, तो वो तरीका मैं भी आपको बताऊंगा। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसके लिए मैंने काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक बना के रखा है, जो 1-2 लाइन आप याद कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, कन्फ्यूज़न क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करते हैं, उस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में कन्फर्म आंसर कर पाइएगा कि आंसर इसका यही होगा, इसके सिवा कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत की तीसरी युद्ध 1761 में किस पेशवा के कार्यकाल में लड़ा गया था। तो ये बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1526 और 1556 और 1761। तो ये 3 युद्ध लड़े गए थे पानीपत के। तो याद रखना है, पहला युद्ध जो था वो 1526, दूसरा 56, तीसरा कितना 1761 में लड़ा गया था। आगे अगला क्वेश्चन से 11 नंबर कर रहा है कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में, किसके काल में? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। नसरुद्दीन मोहम्मद जो तुगलक वंश का था, इसी के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। तो याद रखना है, तैमूर लंगों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में। उस समय शासन कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। और वो किस वंश के था? तो तुगलक वंश का था। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। ये मुगल वंश का शासक था और ये 1739 में
भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए यहाँ से दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि तैमूर लंगो ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1398 में। किसके काल में किया था, नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में किया था। या किस वंश के समय में किया था, तुगलक वंश के समय में किया था। उसके बाद है कि नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1739 में किया था। किसके शासनकाल में किया था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। मोहम्मद शाह किस वंश का शासक था, तो ये मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से, और अब आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसमें देखा जाता है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है। करा 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट का अन्य नाम क्या था, तो 1909 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट था उस समय मार्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया था, क्योंकि मार्ले एक सचिव हुआ करते थे और मिंटो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इन्हीं के लिए मार्लो मिंटो सुधार लेकर आएगा तो 1909 में। बहुत सारे मार्लो मिंटो सुधार, भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे ऐसे एक्ट आए हैं जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो उस समय हम एक्ट को भी काफ़ी डीप जाकर पढ़ेंगे और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले तथ्य हैं जो कभी कभी लगता है कि ये 1919 का अधिनियम का फैक्ट है या 1935 का अधिनियम का फैक्ट है या 1909 का अधिनियम का फैक्ट है। तो वो सारे तथ्य को भी कैसे लॉक किया जाए क्वेश्चंस को कि नहीं ये 1919 का ही तथ्य है, इसके सिवा किसी का नहीं है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लॉक किया जाता है कि नहीं आंसर यही होगा, इसके सिवा कोई नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, यानी कह रहा है कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1932 में। महात्मा गांधी के द्वारा सेकेंड सिविल जो आंदोलन था वो शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है 1912 में साप्ताहिक समाचार पत्रिका अल हिलाल का प्रारंभ किसने किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल का या वायसराय का नाम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन से कह रहा भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1909। देखिए पीछे तक भारत सरकार अधिनियम 1909 जो था उसका अन्य क्या नाम था, तो मार्ले मिंटो सुधार का नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार के तथ्य बहुत सारे हैं, हर एक्ट में ये, हर अधिनियम में ये तथ्य दिया गया है, 5, 6, 10 फैक्टर दिए गए हैं और उससे सवाल आते रहते हैं एग्जाम में। उसी में से एक ये था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो है वो किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था, तो 1909 के अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के गवर के पश्चात इलाहाबाद, ये शायद शब्द मिस्टेक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात इलाहाबाद दरबार में वह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार को अब ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य के अधिग्रहण कर लेना चाहिए। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। उसके बाद एक इलाहाबाद में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उसे लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। तो आंसर हो जाएगा क्या, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजन किया गया था। दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय शुरुआत किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया था। दांडी मार्च और दांडी तक गए थे गांधी जी, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है दांडी से, और ये 1930 की घटना है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। जबकि पीछे आपका क्वेश्चन मिला था कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1932 में किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कह रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको पता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है वो आज़ाद भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, और ये सबसे अंत में गवर्नर जनरल यही रहे थे। तो आंसर हो जाएगा, इनसे पहले जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले थे क्या, गवर्नर जनरल।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में आपका भारत छोड़ो आंदोलन और कई एक आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद आइए आगे अगले क्वेश्चंस पे। कराए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। याद रखना है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण का घोषणा 1911 में होता है। बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण की घोषणा 1911 में किया गया और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में ही घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ कर दिया जाएगा? दिल्ली। 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया और इसी घोषणा पत्र में यह भी शामिल किया गया था कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। 1912 में बंगाल से अलग भी हो गया बिहार, जिसमें आपका उड़ीसा और ये झारखंड शामिल था। आगे अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकारों में किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो ये बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था कि 1857 का जो युद्ध है वो स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। चौबीस नंबर करा भारतीय राजस्व व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ पे राजस्व व्यवस्था एवं संविधान की बात है। पहला क्वेश्चन से यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो देखिए प्रारूप समिति जो था वो सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें एक अध्यक्ष थे और अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अगर क्वेश्चन ऐसा लिख दे कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे तो आंसर हो जाएगा 6। प्रारूप समिति जिसे पांडु लेखन समिति भी कहते हैं। तो याद रखना अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि भारतीय संविधान के पांडु लेखन समिति के कितने सदस्य थे तो भी आंसर होगा 7, क्योंकि प्रारूप समिति का ही नाम है पांडु लेखन समिति। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी को नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये आज़ादी जो प्रेस को आज़ादी दिया गया वो अनुच्छेद 19 के 1 के तहत दिया गया है। और बहुत सारे प्रेस को आज़ादी, क्योंकि प्रेस को भारत में चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए पहले तो कुछ और था, लेकिन अब जो नया डेटा है, जो अप टू डेट डेटा है, उसमें न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 10% बढ़ाया गया था। तो पहले जो न्यायाधीश होते थे वो 30 + 1 होते थे, यानी 30 अन्य न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश होता था। तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या में 10% की वृद्धि की गई है। तो 10% अगर इसका निकालेंगे तो निकल के आएगा 3। तो 30 पहले थे, 3 बढ़ा दिया गया तो टोटल होगा कितना? 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल कितना हो जाएंगे? 34। अगर टोटल न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा तो आंसर करेंगे 34। अन्य न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा तो आंसर हो जाएगा कितना? 33। तो ये आंसर आपके पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन से पूछा गया कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में, तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में नहीं पूछा है। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितना न्यायाधीश होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 होते हैं। अगर टोटल पूछता तो आंसर हो जाता क्या? 34। उसके बाद है क्वेश्चन अगला करा कि कौन से भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार दिया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसके तहत कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा और वो एक मूल अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में या प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न, यहाँ पे मिस्टेक है, लिखा हुआ कि भारत रत्न दिए जाते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि भारत रत्न को प्रदान किया जाता है। तो
इसका आंसर जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। भारत में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न दिए जाए या पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कार, ये सभी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है। तो ये संविधान संशोधन था 42वां, जो 1976 में हुआ था। याद रखना है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मूल अधिकार पर भी नीति निर्देशक तत्व को वरीयता दिया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। देख रहा है कि नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में, यानी आपके जो अवसर की प्रावधान है कि नौकरी वगैरह करने के लिए, वो अनुच्छेद 16 में ही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था, जबकि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया होगा तब तो घटाया गया है। तो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, जब इमरजेंसी लगा था भारत में 1976 का वो दौर था, तब 5 वर्ष से बढ़ाकर लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया था। कितना? 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये बढ़ाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और घटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। तो विवेक संगत प्रतिबंध जो लगाने का अधिकार है मौलिक अधिकार पे, वो किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद विवेक पूर्वक मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथकीकरण का प्रावधान है। तो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथकीकरण जो है वो अनुच्छेद 50 में दिया गया है, और वो अनुच्छेद 50 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, क्योंकि 36 से 51 तक जो है वो नीति निर्देशक तत्व के ही सिद्धांत में आते हैं, अनुच्छेद हैं ये। तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ये अनुच्छेद कितना में? 50 में है। देखिए ये क्वेश्चन भी आता है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण का प्रावधान अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 50 में किया गया। कन्फ्यूजन नहीं करना। देखिए 50 का मतलब 50-50 कर देना, यानी बांट देना अलग अलग। तो ये अलग किया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण यानी अलग किया गया है। तो कितने के तहत? 50 के तहत किया गया है। उसके बाद है किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो वो 24वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद की व्यवस्था की गई। तो अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य में अगर उस राज्य के द्वारा बहुमत से साधारण बहुमत से बिल पास करके केंद्र सरकार यानी संसद को आदेश दिया जाए, यानी उसे सूचना दिया जाए, तो उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 169 के तहत। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 500 हो सकती है। और यहाँ से और भी क्वेश्चंस क्या कहते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 552 हो सकता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 250 हो सकता है। तो तीनों याद रखना है कि अगर विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है तो 500, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो 552, और विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो 250, ये राज्यसभा में। उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो सामाजिक और आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान में जो भाग दिए उसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है। 7वीं
अनुसूची में जो है वो तीनों सूची का वर्णन किया गया है। और ये जो सूची है ये आपका जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन से दोस्त कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ये क्वेश्चंस बिहार एसआई प्रीलिम्स में आया हुआ था कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अल्पसंख्यक जो है अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापना कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 30 के तहत है, जबकि अल्पसंख्यकों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 में है। तो दोनों याद रखना, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का वर्णन करता है और अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है तो सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर, यानी सदन में उपस्थित जो भी सदस्य हैं उसके द्वारा सभी सदस्यों के द्वारा बहुमत प्राप्त करके लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। लेखा अनुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृति अग्र अनुदान को ही लेखानुदान करते हैं। यानी लेखानुदान वो प्रावधान है कि जब बजट पेश होना है और बजट पेश होने से पहले अगर प्रशासनिक विभाग में कोई कार्य के लिए कोई कार्य करना है तो उसके लिए जो अनुदान स्वीकृति किया जाता है उसी को लेखा अनुदान कहा जाता है। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वो ऐसा कौन सा विधेयक है जिस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो विनियोग विधेयक, आंसर क्या हो जाएगा? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पे संसद में संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी जब संसद का शुरुआत होता है तो 1 वर्ष में 2 अधिवेशन के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा संघीय व्यवस्था का जो पहला उल्लेख मिलता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मिलता है, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है संविधान के प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान के प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन किया जा चुका है और वो संशोधन जो हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके तहत संविधान के प्रस्तावना में 3 मूल शब्द को जोड़ा गया था। एक था धर्मनिरपेक्ष, एक था लोकतंत्र और एक था अखंडता। और इसी को मिनी संविधान संशोधन भी, मिनी संविधान संशोधन यानी लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, जो आगे दिया हुआ है आपका अगला क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं भूगोल पे। करा कि भारत में नारियल की सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। केरल आपका जो दक्षिणतम राज्य है, दक्षिण में भी, वो भी पूर्वी तट पे बसा हुआ, पूर्वी नहीं पश्चिमी तट पे बसा हुआ केरल एक राज्य है। उसके बाद चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? NH5 जो है वो चेन्नई और विशाखापट्टनम को जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पे है? जो नागपुर, जिसे नीरी बोलते हैं, नीरी का मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर में। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील। ये रूस का साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल अंग कौन कौन से है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल है, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, पूछता है क्वेश्चन में कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा सदस्य नहीं है। तो उसमें से इन चारों में 3 रहेगा, एक ऐसा रहेगा जो इसका सदस्य नहीं रहेगा। तो याद रखना है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएगा खुद से कि सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गंगा नदी के किस भाग को
कि गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो इलाहाबाद से हल्दिया जो है वो गंगा नदी का वो मार्ग है जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। करीमाटा जल संधि किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है जो आपको आम किताबों में नहीं मिलेगा। करीमाटा जल संधि किन दो सागरों को जोड़ता है? तो दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को जोड़ता है। कौन सा? करीमाटा। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है और ये गुजरात में, आप जानते हैं आप भी। ये चांगरा पठार कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। ये सब क्वेश्चंस आपको आम किताबों में नहीं मिलेगा जो रनिंग बुक्स होते हैं, तो आपको याद रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ही पूछा गया था, एक पठार का नाम पूछा गया था, तो याद रखना कि चांगरा पठार कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस पवन तंत्र से होता है? तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है कि भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति होती है और पश्चिम की ओर से आती है, इसलिए इसे पश्चिमी विक्षोभ बोला जाता है और भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में प्रवेश करते हुए जाड़े के दिनों में ये वर्षा कराता है। हिमालय पर जो बर्फबारी होता है वो भी इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जेट स्ट्रीम इसे बोलते हैं, जो जेट स्ट्रीम के सहारे आता है। तो उत्तर पश्चिम भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होता है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अब क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं कि भारत में जाड़े के दिनों में किन किन स्थानों पे वर्षा होती है? तो एक तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है और एक लौटती मानसून जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे होता है। तो दोनों ही मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून आपको तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत के पश्चिमी इलाका जो आपका जम्मू कश्मीर और ये राजस्थान और गुजरात का इलाका है, पंजाब का है, उस तरफ कराती है। ये तो भूगोल के कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण जैव विविधता के लिए। पहला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाती है? अनुपातिक कर कहलाती है। ये मिसप्रिंट है, पर्यावरण और जैव विविधता का क्वेश्चन नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो याद रखना वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी दर समान रहता है, यानी उसका आधार बदल गया लेकिन उसका रेट जो है वो नहीं बदला, उसे अनुपातिक कर कहते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। आप जानते होंगे ये भी क्वेश्चंस को कि वेल्थ ऑफ नेशन कॉमन क्वेश्चन से ये सब कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से का निर्णय कौन करता है? यानी केंद्रीय कर जो है उसमें राज्यों का भी हिस्सेदारी होता है, उसका निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट को प्रतिबंधित करने का मूल अधिकार किसके पास है? तो ये जो म्यूचुअल फंड है और स्टॉक एजेंसी है, ये सबों पर जो नियंत्रण होता है वो सेबी का होता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड का होता है, यानी सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें जितने भी प्रकार के घाटे होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो घाटा होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है? तो संसद में जो बजट के पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से 63 नंबर कर रहा है केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध शाखा में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करता है? तो ये मुद्रास्फीति घाटे को मौद्रिक घाटे को प्रदर्शित करता है। क्लोज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? क्लोज का मतलब होता है बंद, यानी आयात और निर्यात को बंद कर देना ही क्लोज इकोनॉमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट करें केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घाटा क्या है? तो केंद्र सरकार का राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण जो घाटा है वो ब्याज का भुगतान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा। नरेगा के बारे में क्वेश्चन दिया गया है क्या कि नरेगा जो है वो नेशनल, नरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गारंटी एक्ट होता है इसका फुल फॉर्म।
उसी का वर्तमान नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट होता है इसका। तो नरेगा का नाम कह रहा है क्वेश्चन, योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005, ये याद रखिएगा कि 2006 में इसकी शुरुआत, लेकिन अधिनियम 2005 के तहत जो संपूर्ण देश में कब लागू हुआ, तो 2008 में लागू हुआ था। देखिए 2005 के अधिनियम के तहत ये आया, 2006 में इसे कहीं कुछ कुछ स्थानों पर लागू किया गया, लेकिन पूरे देश में इसे जो लागू किया गया है वो 2008 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एसिप्रीन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिप्रीन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एसिप्रीन का रासायनिक नाम। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपी, जबकि सबसे बड़ी हड्डी जांघ की है, कौन सा, फीमेर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा प्रदान होता है कहाँ से, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रदान होता है सौर सेल से। रासायनिक दृष्टि से विटामिन सी क्या है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अल्जाइमर रोग जो है वो मानव शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो मानव शरीर का मस्तिष्क को प्रभावित करता है, कौन सा रोग, अल्जाइमर। तरलीयकृत पेट्रोलियम यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य आधार क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या होता है, ब्यूटेन। लाइटर में क्या होता है मुख्यतः, तो ब्यूटेन होता है। किस विटामिन की कमी से हैमरेज हो जाता है, तो हैमरेज जो होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत कम दिखाई पड़ते हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस का अगला 74 नंबर की एक हृदय धड़कन का समय क्या होता है, तो 0.8 सेकेंड में एक बार एक हार्टबीट चलता है। अम्ल वर्षा के लिए N2O और SO2, तो दोनों याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार होता है। उसके बाद है शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि का नाम, यानी शरीर में तापमान को बनाए रखने वाली ग्रंथि का नाम क्या है, तो हाइपोथैलेमस वो ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को बनाए रखता है। देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे साइंस का ही क्वेश्चन है। गाय के दूध ज्वर किस विटामिन की कमी से होता है, तो गाय में दूध ज्वर जो मिल्क फीवर जो रोग है वो कैल्शियम की कमी से होता है। पौधे में पीलापन किस पोषक तत्व के कमी के कारण होता है, पौधे का जो पीलापन पड़ जाता है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। पौधे का पीलापन जो है वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट किस तत्व की कमी से पत्ती से पौधे की ओर नहीं पहुंच पाता है, कार्बोहाइड्रेट किस तत्व की कमी से पत्ती से पौधे की ओर नहीं पहुंच पाता है, तो वो बोरान की कमी से नहीं पहुंच पाता है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे स्थित है, करनाल हरियाणा में गेहूं का जीन बैंक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अगला क्वेश्चन है 81 कर प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली प्रसार प्रणाली T&V सिस्टम किसने विकसित किया है, तो ये जो विकसित किया गया था 1974 में डी बेनोर के द्वारा, किसके द्वारा, डी बेनोर के द्वारा। टीवी सिस्टम प्रणाली जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, डी बेनोर के द्वारा 1974 में ये विकसित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे 81 के बाद आते हैं 82 क्वेश्चन नंबर पे। क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि आत्मा का विस्तार है जो कृषि क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु कार्यरत है, यानी आत्मा का फुल फॉर्म पूछा गया। ये सब उस समय का जो करंट होता है, जब भी आप फुल फॉर्म को याद कीजिए तो लगभग आप एक वर्ष का आप प्रतियोगिता दर्पण या उस समय जो भी फुल फॉर्म जो भी योजना वगैरह आते हैं उसका फुल फॉर्म याद रखिए, वो आपको एग्जाम्स में आते हैं। ये सब पुराने हैं तो ये सब याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दूध में शर्करा कहलाती है, दूध की जो शर्करा है वो क्या कहलाती है, लैक्टोज, यानी दूध में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सीपैड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चेन्नई में सीपैड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, करा किसी एक निश्चित भूमि खेती में एक वर्ष में 2 से अधिक फसल लेना कहलाता है मल्टीपल क्रॉप, यानी एक वर्ष में एक से अधिक खेती को करना, फसल को उपजाना मल्टीपल क्रॉप कराता है। जबकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मिश्रित कृषि क्या है,
तो मिश्रित कृषि वो कृषि होती है जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, खेती के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, वो आपका मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र प्रतिक्रिया होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। क्रेब्स चक्र की प्रतिक्रिया किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्रेब्स चक्र की प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें जहांगीर खां किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये स्क्वैश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, वो उस समय का करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है। जय लक्ष्मी कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। स्टेलमैट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेलमैट शब्द का संबंध किससे है? तो ये है शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ नामक जगह किस खेल से संबंधित है? तो ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। इंग्लैंड में जो है ब्लैक हीथ नामक जगह किस खेल से संबंधित है? तो ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन कि प्लेट एंड प्लान शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी से है। प्लेट एंड फ्रंट नामक शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से है। शिवाथी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से हो जाएगा, बाजीबॉल नहीं, वॉलीबॉल से। फुटबॉल का परिसर होता है कितना? तो 68 से 70 सेंटीमीटर तक होता है। कौन सा खेल जो संकेतों पर खेला जाता है? तो चेस। नेक्स्ट है कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस। अब आ जाइए विविध पे। करा गांधी जी ने किसे काला कानून का संज्ञा दिया था? रॉले एक्ट को काला कानून का संज्ञा दिया गया था जो 1919 में आया था। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है वो पर्वत किस देश में स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत जो है वो नेपाल में स्थित है। ये सारे पर्वत जो है वो जरूर याद रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को क्योंकि 24 अप्रैल 1945 को ही यूएनओ का स्थापना हुआ था और संयुक्त राष्ट्र दिवस इसी दिन मनाया जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ये क्वेश्चंस आपको खोजिए बुक में जाकर, आपको बहुत कम ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं के बराबर ये क्वेश्चंस आपको किताब में। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में ही मिलते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी में मिलते हैं और इसके बाद मिलेगा कहाँ पे? तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलेगा, नहीं तो आपको एग्जाम कहीं पे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर याद करें। यही क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपको और लोगों से बिल्कुल अलग कर देगा और आप वहाँ तक जाएंगे जहाँ आपको जाना है। तो हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो हरियूपिया। क्या कहा गया? हरियूपिया कहा गया है। तो देखिए आप इसे अपने लफ्ज़ों के तहत अपने रूप में याद करें। देखिए ये हरियूपिया को क्या हम बहरूपिया कह सकते हैं क्या? तो याद रखना है कि हड़प्पा एक बहरूपिया था। हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक बहरूपिया शब्द था, वो ऋग्वेद में कहा गया है। तो याद रखना है ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए बहरूपिया यानी हरियूपिया क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संवत 78 एडी से प्रारंभ किया गया था? शक संवत कनिष्क अपने गद्दी पर राज्याभिषेक करने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत को शुरुआत किया जिसे भारत सरकार के द्वारा अभी इसी को स्वीकार किया गया और यही संवत भी चला है। चरक संहिता के लेखक, चरक संहिता किस विषय का संबंध है? तो चिकित्सा से संबंधित है। चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में ही रहता था और चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक ही है। एम.एफ. हुसैन कला किस क्षेत्र से संबंधित? एम.एफ. हुसैन जो है वो चित्रकार थे। योग सूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पतंजलि। पंतजलि जो अभी आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है पंतजलि। नेक्स्ट करा INS सिंधु। INS सिंधु क्या है? INS सिंधु क्या है? तो भारत नौसेना का एक पनडुब्बी है क्या INS सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहा गया है? तो गोपुरम कहा गया है। दक्षिण भारत में जो मंदिरों का प्रवेश द्वार था उसे गोपुरम कहा गया है। मंदिर संबंधी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ज़्यादातर दक्षिण भारत के मंदिर वैसे हैं जिनके निर्माणकर्ताओं का नाम काफ़ी समस्या होता है याद करने में, पर हम आपको हर मंदिर के लिए
एक ऐसा जुगाड़ देंगे जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। और बस उसे थोड़ा सा दिमाग से सोचना है, उसका कुछ कोड है जो कि आप सेट कीजिएगा, उससे उसको रिलेट कर देंगे कि ये होगा आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आता है नरसी बर्मन प्रथम, नंदी बर्मन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसा करके नाम आता है, तो दिमाग में लगने लगता है कि क्या आंसर होगा, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में और गलत ही आंसर हो जाता है। तो उसका भी कुछ ऐसा सेटिंग बनाया गया है, ऐसा जुगाड़ बनाया गया है जो आपको थोड़ा सा उस पर आप सोचिएगा और आंसर आप क्लियर करके ले जाइएगा। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ज़रूर, या फिर जब हम सेट प्रैक्टिस कराएंगे तो सेट प्रैक्टिस के डिस्कशन के दौरान हम वो चीज़ ज़रूर आपको बताएंगे। चलिए, तो ये था कि दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, गोपुरम। भारत में मंदिर को 3 भागों में बांटा गया। द्रविड़, उत्तर भारत में कौन सा शैली, तो बेसर, नीचे में द्रविड़ और बीच वाले को बेसर। उत्तर भारत के नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और बीच वाले को बेसर शैली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, भारतीय नौसेना 108 नंबर क्वेश्चन करा। भारतीय नौसेना किन 3 कमानों में गठित है, तो पश्चिमी कमान भारतीय नौसेना का मुंबई में, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में और दक्षिण कमान कोची में। भारतीय नौसेना को 3 ही भागों में बांटा गया, जिसमें पश्चिम कमान मुंबई में, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में और दक्षिण कमान कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है, तो ये कनाडा का है। मेपल लीफ किसका है, कनाडा का है। सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है, तो रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ के रन में सर क्रीक रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है, तो सर क्रीक रेखा कहाँ पर है, तो कच्छ के रन में है। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर किस राज्य को सूचित करता है, तो अगर 6 से शुरू हो तो तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप को सूचित करता है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल और तार सेवा की शुरुआत की गई थी, तो आप जानते हैं कि वो गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी, जिसके समय भारतीय रेलवे और तार की शुरुआत हुई। एक व्यक्ति का शासन कहलाता है, एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है, तो मोनार्की कहलाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसआई के प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, किसी भी थ्योरी के बुक्स में नहीं मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह में ही मिलेगा। तो ध्यान से इसे देखते जाइए। और हम 2005 से 2020 तक के हर वर्ष का हर महीने का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह लेकर आएंगे। हर दिन 1 या 2 वीडियो इसका डाला जाएगा प्रतिदिन। उसके बाद बिहार एसआई मेंस के लिए हम और भी लूसेंट को पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और आपको मेंस के लिए काफ़ी सारा और भी क्वेश्चंस लेके आया जाएगा। मैथ को भी बताया जाएगा, रीजनिंग को भी बताया जाएगा। उसके बाद है कि बिहार एसआई का जो नया वैकेंसी आया है उसके प्रीलिम्स के लिए आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा तो पढ़ने हैं, लेकिन उसमें करेंट का वेटेज बहुत अच्छा होता है, तो करेंट बहुत ज़रूरी है उसमें पढ़ना। हम आपको बिहार एसआई के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए नए स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक वीडियो बनाएंगे और हम उस वीडियो में सारी जानकारी देंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रीलिम्स में एग्ज़ाम्स जो दिए हैं, हम 2 एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और आज के दौर में क्वेश्चंस क्या आते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी पूछा क्या जा रहा है वो क्वेश्चंस को हम बताएंगे, वो टॉपिक को बताएंगे, वो थ्योरी को बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट निकल कर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिस्प्रीन दवा प्रयुक्त किया जाता है, तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए रिस्प्रीन दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम परमाणु जापान के किस नगर पर गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। यूएसए के द्वारा गिराया गया था। हेनरी ट्रूमैन नामक वहाँ के राष्ट्रपति थे जिन्होंने आदेश दिया था परमाणु बम गिराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ को किस विषय का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, तो ब्रिटिश का जासूसी एक बल है जिसे स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरविंदो घोष। वही पूछ देता डिवाइन लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है, तो शिवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, कहाभियोग नहीं, ये मिस्टेक लिखा हुआ, महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचित कर देना चाहिए, तो ये सूचना जो है उन्हें 14 दिन पहले दे दिया जाता है कि आप महाभियोग जैसी प्रक्रिया की
शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले कुछ सूचना, अगर दोस्त आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा बहुत त्रुटि नज़र आता है और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और आपको बिहार दरोगा से संबंधित किस प्रकार की तैयारी के लिए और क्या पढ़ने की आपको आवश्यकता है वो भी बताएंगे, या फिर आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन इस कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं कि सर कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा और किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम ज़रूर आपके विचारों पे अमल करेंगे और उसे भी लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सही है और नहीं भी पसंद आता है तो भी सही है, क्योंकि हर किसी को हर इंसान पसंद नहीं होता है, हर किसी का पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो जिन्हें पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बृहत तौर पे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और अगर इस वीडियो के दौरान किसी प्रकार का थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा तो उसे माइंड मत कीजिएगा। थोड़ा सा पहला ये वीडियो अभी बना रहे थे, अभी तो प्रयास ही है, तो थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं आती है। लास्ट क्वेश्चन है, तेजपुर जो असम में है, रक्त शहर क्यों कहलाता है? असम का एक जगह है, नाम है क्या? तेजपुर। इसे रक्त शहर क्यों कहा जाता है? तो भगवान कृष्ण तथा भगवान शिव के बीच लड़े हुए पौराणिक युद्ध की कारण, यानी कृष्ण भगवान और शिव भगवान के बीच एक युद्ध हुआ था तेजपुर असम में, जिसके कारण इसे रक्त का शहर कहा जाता है। तो ये था आज का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह का 120 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन से, भारतीय स्वतंत्रता से क्वेश्चन थे, पॉलिटी से क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, साइंस से क्वेश्चन था, मिसलेनियस क्वेश्चन था, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी था, उसके बाद आपका पर्यावरण और जैव विविधता भी क्वेश्चन था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको नया है और जो आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलता है। तो इस तरह का प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह क्रम बाय क्रम हम लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।